काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 5 में आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पर। प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस को स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पर बात करते हैं। यानी कि बेसिक्स पर बात करते हुए हम डिफरेंट गैसेस की स्पेसिफिक हीट को स्टडी करेंगे। चलिए, इस नेचर के अंदर प्यारे बच्चों एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 हीट पर एंड नंबर 2 वर्क पर। यानी कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एनर्जी का जो एक्सचेंज है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, वो दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, हीट या वर्क पर। यानी कि मेरे को ये लिखना चाहिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। दैट डिपेंड अपॉन टू क्वांटिटीज, हीट, आइदर हीट और वर्क। कैसे? चलिए इस पर बात करते हैं। अगर देखिए मेरे पास ये कोई सिस्टम ए है और ये सिस्टम ये कहता है कि मेरे को अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो इस सिस्टम की एनर्जी दो तरीके से बढ़ सकती है। नंबर 1, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलेंगे, अगर हम इस सिस्टम को क्या दे दें, हीट प्रोवाइड कर दें, यानी कि किसी बर्नर से हम इस सिस्टम को क्या दे दें, हीट दे दें, जिससे इस सिस्टम की क्या इंक्रीज होगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT इंक्रीज होगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से इस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी के बढ़ने से उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी 12 mv², जिससे इस सिस्टम की क्या बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये तो पहला तरीका हुआ इस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने का। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है इस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने का। ये कोई दूसरा सिस्टम बी है, अगर ये सिस्टम बी इस सिस्टम के लिए क्या कर दे, कुछ वर्क कर दे, यानी कि ये सिस्टम ए कुछ नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को बचाएगा, मेरे को ये बोलना चाहिए, और ये सिस्टम बी यहां से उठकर इस सिस्टम के लिए क्या करना स्टार्ट करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस सिस्टम के लिए जितना ये सिस्टम वर्क करेगा, उस वर्क से इस सिस्टम की तो एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। यानी कि ये सिस्टम जितना इस सिस्टम के लिए वर्क करेगा, उतना ही इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये सेकंड मेथड हो गया इस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने का, जो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कौन सा है, हम इसको क्या देते, हीट देते। अब ये भी तो हो सकता है ये सिस्टम ए है, ये क्या कहता है, मेरे को अपनी एनर्जी कम करनी है, तो इस सिस्टम की एनर्जी फिर दो तरीके से कम हो सकती है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। कौन सा डायरेक्ट मेथड है, ये सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी को या हीट को इमिट कर दे। जितनी हीट को ये अपने अंदर से इमिट करेगा, उतनी इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या ये सिस्टम इस सिस्टम के लिए कुछ वर्क कर दे, जितना ये सिस्टम इस सिस्टम के लिए वर्क करेगा, उतनी ही इस सिस्टम की एनर्जी कम होगी, लेकिन उतनी ही इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या देखा
ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। तो आज हम प्यारे बच्चों इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को स्टडी करने जा रहे हैं। और किसके थ्रू स्टडी करने जा रहे हैं? हीट के थ्रू स्टडी करने जा रहे हैं। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट मेथड से स्टडी करने जा रहे हैं, मेरे को ये कहना चाहिए। तो हीट क्या होती है स्टूडेंट? हीट को जब हमने स्टडी किया तो हीट को क्या डिफाइन किया गया? दैट इज कॉल्ड हीट क्या चीज है? ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का ट्रांसफर कब पॉसिबल है स्टूडेंट? जब दो सिस्टम कहां पर हो? टेम्परेचर के डिफरेंस पर हो। यानी कि ये सिस्टम और ये सिस्टम जब दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर के ऊपर होंगे तो इन दोनों सिस्टम के अंदर ना तो हीट का ट्रांसफर होगा, ना एनर्जी का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। यानी कि हीट का ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब दो सिस्टम किस पर हो? टेम्परेचर के डिफरेंस पर हो। अगर ये सिस्टम T1 टेम्परेचर पर है और ये सिस्टम T2 टेम्परेचर पर है तो इन दोनों सिस्टम के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज या ट्रांसफर ऑफ हीट इज पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली जब इन दोनों के बीच में क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस हो। इफ T1 इज आइदर ग्रेटर देन T2 और T2 ग्रेटर देन T1। ये कंडीशन है, यहां से यहां पर चली जाएगी। ये कंडीशन है, हीट यहां से यहां पर चली जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर कर जाएगी। तो हीट का ट्रांसफर कब पॉसिबल है? जब दो सिस्टम कहां पर हो? टेम्परेचर के डिफरेंस पर हो। यानी कि अगर ये दोनों सिस्टम इक्वल टेम्परेचर पर हैं, T1 और T2, तो इस केस में हीट का ट्रांसफर या मैं ये कहूं एनर्जी का ट्रांसफर इस सिस्टम से इस सिस्टम में या इस सिस्टम से इस सिस्टम में हीट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि इस कंडीशन के ऊपर अगर दो सिस्टम इक्वल टेम्परेचर पर हैं तो उनके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज हीट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी दूसरे मेथड से एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट आज हम जिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की बात करने जा रहे हैं वो क्या चीज है? स्पेसिफिक हीट है। और इस स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को अगर प्यारे बच्चों आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमें एक डिफरेंस को स्टडी करना पड़ेगा। वो किसके बीच में हो? हीट कैपेसिटी यानी कि हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच में। तो चलिए पहले हम उसको स्टडी करें और फिर बाद में स्टडी करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट गैसेस को। तो जब हमने इस कंसेप्ट को स्टडी किया तो हमें क्या मिला प्यारे बच्चों? देखिए हीट कैपेसिटी, और मैं एक साइड ले रहा हूं स्पेसिफिक हीट को, स्पेसिफिक हीट, और एक साइड में हमें लेना होगा हीट कैपेसिटी, ताकि आपको बेटर वे में ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए जब भी मैं हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? मैं सब्सटेंस की, यानी कि एक कंप्लीट सब्सटेंस की बात करूंगा। या मैं गैस की बात करूंगा। अभी हम तो गैस में स्टडी करेंगे ना। यहां पर केवल मेरे को किसकी बात करनी है प्यारे बच्चों? यूनिट मास की बात करनी है। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस या गैस की बात करनी है, यानी कि एक यूनिट मास की बात करनी है।
अब मैं ये कहता हूं, अगर मेरे को किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या कितना 1 केल्विन राइज करना है, तो उस सब्सटेंस को कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। यानी कि तो कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे को यहां पर हीट कैपेसिटी को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर of substance through कितना 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन are called heat capacity। अब यहां पर अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट को क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर हम कंप्लीट सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, यूनिट मास की बात करेंगे। यानी कि मेरे को ये कहना चाहिए हम किसकी बात करेंगे, 1 ग्राम की बात करेंगे, 1 ग्राम ऑफ मास की बात करेंगे, 1 ग्राम ऑफ मास of that substance, इसकी बात करेंगे यहां पर। अगर हमें 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस या 1 ग्राम ऑफ ए गैस, 1 ग्राम ऑफ द गैस, 1 ग्राम नहीं बोलना चाहिए, ग्राम नहीं लेंगे वहां पर, हमें क्या बोलना चाहिए, अगर हमें किसी यूनिट मास ऑफ ए गैस का टेम्परेचर, यूनिट मास ऑफ ए गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो उस सब्सटेंस को कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो अब आप मेरे को डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन हमें क्या क्लियर हुई, द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of unit mass of a gas। क्योंकि मैं तो गैस को स्टडी करूंगा, यहां पे सब्सटेंस भी डाल देंगे हम, यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं, गैस को, तो हमने क्या डाल दिया, यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन आर कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ऑफ गैस, या मैं ये कह दूं, अगर हमें यूनिट मास ऑफ ए गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन घटाना है, तो उस गैस को अपने अंदर से कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करनी पड़ेगी,
दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट अब आपको समझ में आ चुका होगा। यानी हीट कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर हम देंगे। यानी कि हीट कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर, हीट का बढ़ना, हीट विद रिस्पेक्ट टू क्या आ रहा है, टेम्परेचर। और विद रिस्पेक्ट टू आपको पता है कहां पर जाती है, नीचे। जैसे मैं आपको बोलूं y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कैसे लिखेंगे हम इस चीज को, y बाई x, यही तो लिखते हैं। तो हम, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या बनने वाला है, हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यही तो बनेगा। और ये क्या बना मेरे पास, स्पेसिफिक हीट। कितना लिया है यहां पे, पर यूनिट मास, कितना लिया है, यूनिट मास m, 1 तो लिया है। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन कुछ ये बनी हमारे पास, क्या बनी, स्पेस द अमाउंट ऑफ हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin are called specific heat। और स्पेसिफिक हीट प्यारे बच्चों डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट आती है। जैसे मैं अगर सिल्वर की बात करता हूं तो सिल्वर की स्पेसिफिक हीट कितनी आती है, मैं आपको एग्जांपल दूं सिल्वर का। तो स्पेसिफिक हीट सिल्वर की कितनी निकल के आती है प्यारे बच्चों, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं हम स्पेसिफिक हीट को, एक सिंबल बनाया गया स्पेसिफिक हीट को डिनोट करने का, और स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया गया स्मॉल सी से। और मैं आपको बता रहा हूं सिल्वर की कितनी निकल के आती है, 0.235 जूल पर ग्राम पर केल्विन, या यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट को हम मेजर किस में करेंगे, जूल पर ग्राम पर केल्विन। और यानी कि हम स्पेसिफिक हीट को मेजर कर किस में करने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट को मेजर करेंगे हम जूल पर के ग्राम, जी से लिख लो इसको, पर ग्राम पर केल्विन, और जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसमें भी मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को मेजर करेंगे। अब मैं अगर जर्नल बात करूं आपको समझाने के लिए, अगर मेरे पास कोई m मास का सब्सटेंस है, चलिए अब मैं यहां पर बात करूं, इसको मिटा दूं। अब आप बताएंगे मेरे को, अगर मेरे पास m मास का सब्सटेंस है और उसकी मैं क्या राइज करना चाहता हूं, टेम्परेचर को राइज करना चाहता हूं। यानी कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है कितना, m मास का सब्सटेंस है, और m मास के सब्सटेंस का मैं क्या राइज करना चाहता हूं, टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं। कितना, सपोज करो ΔT। इस टेम्परेचर को राइज करने के लिए मेरे को कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मेरे को इस m मास के सब्सटेंस
के डेल टी टेम्परेचर को राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी, डेल क्यू। तो अब आप स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट को इस सब्सटेंस की आप क्या डिफाइन करेंगे, बताइए मेरे को। मैंने वहां पर क्या डिफाइन किया था, वहां पर मैंने अभी डिफाइन किया था आपको हीट अपॉन टेम्परेचर, और मास कितना था, यूनिट मास था, तो मैंने 1 लगा दिया था। तो यहां पर क्या बन गया मेरे पास, तो ये जो हीट बनी वो जिसको हम क्या लिखेंगे, हीट कितनी, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट, यूनिट मास कितना है, एम मास का, टेम्परेचर कितना देंगे, डेल टी टेम्परेचर देंगे, तो क्या बढ़ेगी, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मैं यूनिट मास की बात करूं, यूनिट मास इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने अभी आपको एक स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर बताई थी। तो सिल्वर ऑफ कितनी आती है, 0.235 जूल पर ग्राम पर केल्विन, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कहना चाह रही है, ये बताना चाह रहा है हमें, अगर मेरे को एक ग्राम ऑफ सिल्वर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बढ़ाना है, राइज करना है, तो इस 1 ग्राम ऑफ सिल्वर को कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, 2.35 जूल। इतनी एनर्जी कह दूं मैं या इतनी हीट कह दूं, देनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में मैं यहां पे क्या कह दूं, यहां पे राइज ना करने के बजाय मैं क्या कह दूं, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को डिक्रीज करने के लिए इस 1 ग्राम ऑफ सिल्वर को अपने अंदर से कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करनी पड़ेगी, 0.235 इतनी रिलीज करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक हीट क्या बन गई, किसी भी सब्सटेंस की मैंने आपको बता दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट of a substance, the specific heat of mass m of a substance the specific heat of mass m of a substance when del T, when its temperature rise through del T, then इसका अगर टेम्परेचर हम डेल टी राइज करना चाहते हैं, व्हेन डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी सप्लाइड, amount of heat supplied to it,
जब हम इसको इतनी हीट क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो क्या बन गई, देखिए स्पेसिफिक हीट जो हमने ये लिखा था ये बन गई डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अगर मैं क्या कहूं अब आपको, अगर मैं गैस में बात कर रहा हूं, अगर किसी गैस का हम क्या ले लें, यानी किसी गैस का मास क्या ले, अगर किसी गैस के मास की बात करूं और कितने मास की बात करूं, 1 मोल ऑफ ए गैस की बात करूं, यानी कि मैं 1 मोल ऑफ ए गैस की बात करूं, 1 मोल ऑफ गैस की बात करूं। 1 मोल आप जानते हैं, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि अगर मैं 1 मोल ऑफ ए गैस की बात कर रहा हूं तो उस केस में जो स्पेसिफिक हीट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। यानी कि मास ऑफ ए गैस टेकन एज ए 1 मोल, देन इन सच ए केस स्पेसिफिक हीट इज टू बी मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट को प्यारे बच्चों हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल सी से। तो इस स्मॉल सी और कैपिटल सी के बीच में क्या रिलेशन है, जो ये कैपिटल सी है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके अंदर तो देखिए एक मॉलिक्यूल की जो स्पेसिफिक हीट आएगी तो ये तो n है, ये इसको हमें एवोगैड्रो नंबर दिया था, ये कैपिटल n से हम डिनोट करते हैं, तो दिस इज इक्वल, यही तो होगी। तो ये n इंटू स्मॉल सी, यही तो होगी। इन दोनों के बीच में एक ये रिलेशन बनेगी। चलिए अब हम कुछ फैक्टर्स पर बात करें कि जो ये स्पेसिफिक हीट है इसकी वैल्यू क्या किसी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है या किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो हमें क्या पता चला, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है। तो अब हमने स्टडी किया प्यारे बच्चों दो डिफरेंट प्रोसेस को। जो में हमारे पास पहला प्रोसेस था वो था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आप सब जानते हैं हम क्या, नंबर 1 डेल क्यू हीट क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। और ये कब पॉसिबल है, जब दो सिस्टम कहां पर हो, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो उनके बीच में, कांस्टेंट हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। तो अगर हमने ये कंडीशन जब यहां पर स्टडी किया तो स्पेसिफिक हीट इस केस में क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, C की वैल्यू, तो हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे तो स्पेसिफिक हीट इस केस में हमारे पास आया 0। एक और मेथड है हमारे पास दूसरा जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, नंबर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्पेसिफिक हीट है क्या इसकी वैल्यू किसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है या किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है क्या। तो जब हमने इस चीज को स्टडी करने की कोशिश की तो हमने कुछ मेथड्स को स्टडी किया। जो पहला मेथड था वो कौन सा था, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल क्यू क्या होती है, 0 होती है।
अगर डेल क्यू जीरो होती है तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या कंडीशन होती है, डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन को जब हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं तो इस केस में स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है। तो यानी कि मेरे को ये कंडीशन और ये कंडीशन, बस हमने दो कंडीशन को जब स्टडी करके देखा तो हमें क्या पता चला प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक हीट जो गैस की है उसकी कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस डज नॉट पोजेस ए यूनिक वैल्यू बट मे हैव एनी वैल्यू। किस किस के उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसके बीच में, जीरो से इंफिनिटी के बीच में। मे हैव एनी वैल्यू इन बिटवीन जीरो टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये तो क्या हम अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यूनिक नहीं है, एक नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना विदाउट कंडीशंस, ये एक कंट्रोवर्सी की बात आ गई। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की डिफाइन करना होगा और हमें अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया दो कंडीशंस पर। पहली जो कंडीशन थी उसको हमने क्या कहा, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे कहां पर, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर। दूसरा, यानी कि मैं यहां पे अब लिखना चाहिए इस चीज को, तो मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट स्पेसिफिक हीट को हमने डिफाइन किया अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे सीपी से, स्मॉल सीपी से। दूसरा, ये तो हमने फर्स्ट डिफाइन किया। दूसरा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो सीपी क्या बनेगा, सीपी को क्या डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू, इसको क्या लिखेंगे हम, आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन सीपी को क्या लिखेंगे, सीपी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure are called CP. सिमिलरली अब मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूं, CV
यहां पर जो एक कांस्टेंट प्रेशर था ये कट के यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। आर कॉल्ड सीपी की जगह क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूं कैपिटल सीपी, क्या डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, कट जाएगा यहां से, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 मोल, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर of 1 mole of gas, 1 mole of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure are called capital C. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या चीज है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अगर मैं अब सीवी की इसकी बात करूं, कैपिटल सीवी, तो यहां पे क्या चेंज लिखेंगे आप, यहां पे इस प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं इसको, इसके यहां पे प्रेशर की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम। यहां पे कांस्टेंट, इसकी जगह क्या आएगा, वॉल्यूम। और उसको क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, सीवी, कैपिटल सी। यहां इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहां पर सी। समझ चुके होंगे आप। यानी कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये क्या चीज है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड ये क्या चीज है हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हमने इन दोनों की रेशियो को स्टडी किया, किस किस की रेशियो, सीपी वर्सेस सीवी, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या निकल के आई, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई, क्योंकि इनकी डायमेंशन तो कट जाएंगे आपस में, तो और जो डायमेंशन निकल के आई उसको हमने डिनोट किया गामा से। यानी कि गामा इज ए रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये रेशियो बहुत कुछ डिफाइन करने वाली है। प्यारे बच्चों, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, हमने ये देखा, मतलब सीपी की वैल्यू, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूं, यानी कि जो सीपी है, यानी कि द अमाउंट ऑफ, क्या देखा हमने एक्सपेरिमेंट से, द अमाउंट ऑफ हीट, यहां पे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू ए मास नहीं आएगा। यहां पे हम किसको स्टडी कर रहे हैं, यहां पर
हम इसको स्टडी करें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर यहां पर इस चीज को स्टडी करने के लिए 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या यहां पे मोर अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी रिक्वायर्ड to rise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at a constant pressure। मेरे को ये लिखना चाहिए, द एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा, द मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to rise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant प्रेशर एज कंपेयर टू, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख दूं यहां पर, एज कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि हमें किसमें इस मतलब ऐसा क्यों, देखिए, यानी कि अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा, देखो ये सिस्टम है, अगर इस सिस्टम का अंदर से प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हमें बाहर वाले प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो हमें कुछ एनर्जी बाहर भी कर डाली, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू, यानी कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा, किस चीज को कांस्टेंट रखने के लिए, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए। तो उस केस में कुछ एनर्जी हमारी खर्च हो गई, किसमें, प्रेशर को कांस्टेंट करने में। तो यहां पर मोर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री केल्विन एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ज्यादा हीट चाहिए, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारी, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क या कुछ अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, जिसके लिए हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, यानी कि कुछ हीट हमारी वेस्ट हो रही है प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए। तो इसमें मोर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, किसको, सीपी को कांस्टेंट रखने के लिए। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और क्या देखा गया, देखिए एक और रिलेशन निकल के आई, सीपी माइनस सीवी, इसकी वैल्यू निकली तो हमारे पास कितनी निकली, हमारे पास ये आर निकल के आई। इसका अब मैं बात बता देता हूं कैसे निकल के आई। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, तो ये बच्चों कैसे निकल के आएगी, देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यानी कि हम एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, जब हमने इस चीज को स्टडी किया प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमने जब इस चीज को स्टडी किया तो एक देखिए, मैं एक यहां पर एक कंटेनर ले रहा हूं,
आपको समझाने के लिए। ये कंटेनर में यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, इस चीज को स्टडी करवाने के लिए मैंने कोई पिस्टन लगा दिया है। ये गैस से भरा हुआ है कंटेनर। देखिए जब मैं इसको क्या दूंगा, हीट दूंगा, क्योंकि मेरे को तो हीट देनी पड़ेगी इसको। थोड़ी सी हीट दी, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी या डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी। तो इस केस में सबसे पहले इस सिस्टम की क्या बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डीई बढ़ेगी, डेल ई बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाइब्रेट करेंगे, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, हीट देंगे तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, इस पिस्टन के इस एरिया के ऊपर, जैसे ये पिस्टन है तो इसके इस यूनिट एरिया के ऊपर जाकर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे तो ये पिस्टन अगर ऊपर मूव कर गया, ये पिस्टन मैं समझा दूं, यहां से ये पिस्टन था मेरे पास, ये पिस्टन मूव करके यहां पर चला गया, थोड़ा डिस्टेंस मूव कर गया, कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस मूव कर गया। तो अब ये पिस्टन पहले यहां पर था, अब यहां पर चला गया। यानी कि मैंने क्या कहा, देखो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये कोई गैस भरी हुई है, इस कंटेनर के ऊपर ये कोई पिस्टन लगा हुआ है, इस कंटेनर को हमने क्या दी, हीट दी, ये हीट दी। हीट देते ही इन मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ेगी, सबसे पहले इस सिस्टम की क्या बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल क्या गेन करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। एनर्जी को गेन करते ही मॉलिक्यूल में क्या बढ़ेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने से उनके पास क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये मॉलिक्यूल पिस्टन के एरिया के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। पिस्टन के एरिया के ऊपर स्ट्राइक करने की वजह से हमें एक कंसेप्ट मिल गया, एरिया के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स ने एरिया के ऊपर स्ट्राइक किया, तो प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। अब ये जब इस एरिया के ऊपर, पिस्टन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो पिस्टन, तो इन मॉलिक्यूल्स ने इस पिस्टन के ऊपर क्या कर दिया, वर्क कर दिया। और वर्क क्या हुआ, ये पिस्टन यहां से मूव कर यहां पर चला गया, dx डिस्टेंस। तो ये जो एनर्जी दी ना हमने, इस एनर्जी ने क्या किया, आप देखिए, डेल क्यू या डी क्यू आप ये ले लीजिए। तो यानी कि ये दोनों लिख लें तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बढ़ेगी, डेल ई बढ़ेगी, यानी डीई बढ़ेगी। और इसके साथ क्या होगा, ये बढ़ने से ये इसके ऊपर वर्क करेंगे। वर्क कितना हुआ, वर्क लिखना चाहिए मेरे को, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गए, dx। अगर इस फोर्स की वैल्यू मैं निकालूं तो एक प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि यहां पर भी ये लिख सकते हैं dx। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, डेल ई प्लस एफ को क्या लिख सकते हैं हम, पी ए इंटू डी एक्स, यानी कि डीई, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, प्लस पी ए डी एक्स। एरिया इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डी एक्स, ये हाइट क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर, तो ये वॉल्यूम बन गई। तो यानी कि ये क्या बन गया, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, डेल ई प्लस क्या बन गया यहां से, पी डेल ई, इस केस में तो डेल ई डेल वी लिखेंगे। और यहां पे अगर मैं डेल क्यू लिखूं, डी क्यू लिखूं, तो क्या लिखें यहां से हम, इसको हम लिखेंगे डीई प्लस पी डीवी, यही लिखेंगे। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर ये यहां वॉल्यूम हमने देखिए हीट दी, हीट देने के बाद ये पिस्टन अगर यहां से यहां पर मूव नहीं किया तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही तो हुई, क्योंकि वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं हुआ।
तो उस केस में स्पेसिफिक हीट कितनी आई, यानी कि तो उस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये 0 हो गई। ये पहले इसको हम dt से डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है। dt को इधर डिवाइड कर दिया, dt को इधर डिवाइड कर दिया। अब तो स्पेसिफिक हीट, ये भी अगर मैंने हीट दी, पिस्टन नहीं मूव हुआ, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट dv बाई dt क्या है हमारे पास, 0। ये वैल्यू 0। तो इस केस में ये क्या बन गई, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, dE बाई dt आ गई ना। तो यहां से देखिए, अगर ये कंडीशन आ गई तो ये मैंने कहां पर स्टडी किया है, ये स्पेसिफिक हीट कहां पर है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। ये प्रेशर ऊपर बढ़ गया, अभी प्रेशर को तो हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा ना। तो ये क्या चीज है, इसकी वैल्यू यहां पर ये पुट कर सकता हूं। तो यहां पे देखो dq बाई dt, ये क्या चीज है, cp है, इज इक्वल टू, तो ये क्या आ गई मेरे पास, cv और प्लस p dv बाई dt, ये आ गई। अब ये क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, वो क्या होती है, pv इज इक्वल टू RT, यही तो होती है। अगर मैं इसको इस कंडीशन में लाऊं, कांस्टेंट प्रेशर P इंटू dV, क्योंकि हम ये कांस्टेंट प्रेशर पे लिख रहे हैं, dV बाई dt, तो ये कौन इक्वल टू, ये क्या बन गया, R, इसका T का 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, R बन गई। तो यानी कि इसकी वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दूं मैं, R, तो यानी कि Cp, इसको इधर ले आई, माइनस CV इज इक्वल टू R। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है प्यारे बच्चों। तो ये क्या बन गई, एक रिलेशन बनी है, स्पेसिफिक हीट Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये मोलर स्पेसिफिक हीट की मैं बात कर रहा हूं सब कुछ। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं Cp एंड Cv को स्टडी करें फॉर डिफरेंट एटॉमिसिटी ऑफ गैस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टूडेंट, जब हमने इस चीज को स्टडी किया, यानी कि Cp एंड Cv को डिफरेंट एटॉमिसिटी ऑफ गैस के लिए स्टडी किया, तो देखिए अब मैं एक एक करके स्टडी करवा रहा हूं। तो आपके सामने एक रिलेशन आ गई है। सबसे पहले Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये तो आई है, अभी हमने डिस्कस किया है। अब देखिए मैं किसको स्टडी कर रहा हूं, Cp एंड CV को डिफरेंट गैसेस के लिए। सबसे पहला मैंने केस लिया नंबर 1, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। प्यारे बच्चों, हम क्या स्टडी कर चुके हैं, एक हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था, और वो लॉ हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी है, ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के पास जितनी भी टोटल एनर्जी है वो किसके अंदर डिवाइड होगी, जितनी इस सिस्टम की क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वो हर डिग्री के, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये लो हमें क्या कहें, इक्वी पार्टीशन का मतलब इक्वली डिवाइड होगी, इक्वल हिस्से होंगे। किसके होंगे, इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है उसके होंगे। किसमें होंगे, जितने इस सिस्टम के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें होंगे।
और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से कितनी एनर्जी आएगी, ये इस लॉ ने हमें बताया था। कितनी आएगी, 1/2 kT आएगी। के क्या चीज है यहां पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यानी कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। और स्टूडेंट हम स्टडी कर चुके हैं मोनो एटॉमिक गैस के हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। यानी कि मैं को ये लिखना चाहिए, मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस मेरी कितनी आएगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच molecule of monoatomic gas is कितनी आएगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की पास कितनी है, 1/2 kT। तो कितनी बन गई, 3/2 kT, इतनी बन गई। ठीक है। ये अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस के 1 मोल की बात करूं, यानी कि इफ वी टेक, अगर हम क्या ले, इफ वी टेक 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, n मॉलिक्यूल। और हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी है, हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी है, 3/2 kT है। तो मैं क्या कह सकता हूं, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, कितनी बनेगी, यानी कि n इंटू हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी, 3/2 kT। तो ये बन गई। ठीक है, ये हम पूरा मेथड डाया में भी लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप इसको लिखते चलना, और ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर भी लिखेंगे, तो सेम प्रोसेस ये लिखेंगे, मैं वहां पर नहीं लिखूंगा। तो ये कितनी हो गई, NK, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर आती है, रेबर्ग कांस्टेंट। और रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और इसकी वैल्यू आती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन पर केल्विन, ये आती है। तो ये किसकी, ये n इंटू के, इसकी वैल्यू यानी R इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल N इंटू के, ये इसके बराबर है। तो यहां पर ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 3/2 R इंटू टी। ठीक है, अब अगर मैं स्पेसिफिक हीट को स्टडी करूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये कितनी बनेगी प्यारे बच्चों, दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू CV। और ये CV क्या होती है आप जानते हो, dQ/dt या du/dt। तो ये क्या चीज है, दैट इज इक्वल टू U। टोटल एनर्जी 1 मोल के पास तो इतनी ही एनर्जी है ना। तो यानी कि इसको मैं क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो d/dt किसको, 3RT। तो ये कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 3R। इतनी आ गई यहां से। तो मैं क्या निकाल लू यहां से अब, यानी कि मैं एक ये रिलेशन जानता हूं, Cp की वैल्यू कितनी आ गई, Cp इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो R जुड़ जाएगा, यानी CV 3R 3/2 सॉरी, ये 3/2 था यहाँ पे, तो ये 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से Cp की वैल्यू निकालूं तो ये CV R प्लस CV, और CV की वैल्यू कितनी है 3/2R, तो ये R प्लस 3/2R, तो ये कितनी हो गई 5/2R, इतनी बन गई। अगर मैं इस केस में रेशियो गामा निकालूं तो गामा कम्स आउट टू बी कितनी आएगी, Cp, हमें अभी डिफाइन किया था गामा को Cp/Cv, गामा को हमने डिफाइन किया था Cp/Cv, इस साइड में लिखते चलो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाली है। तो यहां पे कितनी आ गई 5/2R अपॉन 3/2R, CV इतनी है 3/2R, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितनी हुई 5/3। तो ये कितनी आई स्टूडेंट, जब इसको हमने डिवाइड किया तो इस Cp ये गामा की रेशियो की, मोनोटोमिक गैस के केस में 1.667 इतनी लगा लो। तो ये हमने क्या निकाला, रेशियो दो स्पेसिफिक हीट का मोनो एटॉमिक गैस में। अब मैं यहां पर लिख लूं तो प्यारे बच्चों देखिए, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाला हूं। तो एक नंबर पे तो हमने क्या लिखा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। दूसरे नंबर पे क्या निकला था हमारे पास गामा की एक रेशियो आई थी Cp/Cv, कैपिटल Cp/Cv। और मोनो एटॉमिक गैस के केस में, मोनो एटॉमिक गैस के केस में हमारे पास ये रेशियो कितनी आ गई 1.67। अब देखिए, अब मैं ये तो मोनोएटॉमिक हमने स्टडी कर लिया, अब मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस। तो डायएटॉमिक गैस के केस में क्या आती है, डायएटॉमिक गैस के, या अगर इसके देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉलिक्यूल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं यहां पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कितनी होती है 5, जानते हैं। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा, डायएटॉमिक गैस। कितनी आ गई, इज 5/2, यहां पे ही चेंज कर दें हम, ठीक है। अगर हम 1 मोल ऑफ, यहां पे फिर क्या कर दूं मैं, अब सारा चेंज जो कर रहा हूं ना उनको उल्टे से लिख रहा हूं, ब्लू था तो डार्क ब्लैक से यहां पे क्या लिख दूं, डायएटॉमिक गैस। कितने हो गए, इतने मॉलिक्यूल डायएटॉमिक गैस में, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ ए डायएटॉमिक गैस कितनी हो जाएगी, यहां पे ओनली क्या आएगा 5/2। तो यहां पे ये कितना, R की जगह ये कितना आ गया 3/, ये तो R ही है, ये 5/2, ठीक है।
अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये 5/2 था, यहां पे 5/2, और यहां पर जो ये 3/2 बनेगा तो ये कितना आ गया 5/2, क्योंकि डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, टी का 1 5/2 आर हो गया। यहां पे जब सीपी बाई ये निकालेंगे रेशियो, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 5/2, और यहाँ पे कितना आ गया ये 7/2। ठीक है, जब ये रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा 7, और यहाँ पे ये कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे CV 5 ये है और ये CP है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 7/5, तो ये कितना आ गया 1.4। तो डायाटॉमिक गैस के केस में, डाया एटॉमिक गैस के केस में कितना आ गया 1.4। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ और एक्सप्लेन कर दूं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, अगर टेम्परेचर हमारा 70, अगर टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर लेस देन कितना है 70 केल्विन, तो जो ये हमारे पास किसकी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल की आ रही थी। यानी कि अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करता हूं, इस टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल कितनी आती है, एग्जैक्टली 3 आती है। तो उस केस में जो डाया एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल का बिहेवियर था वो एग्जैक्टली कैसा बन रहा था, मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल जैसा बन रहा था। क्लियर। अगर मैं टेम्परेचर लेता हूं, कितना प्यारे बच्चों, टेम्परेचर लेता हूं मैं 250 केल्विन टू 700 केल्विन तक, तो यहां पर मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी। तो इस केस में स्पेसिफिक हीट की जो हमने रेशियो निकाली है वो इतनी आएगी। अगर मैं टेम्परेचर ले रहा हूं 5000 केल्विन से ऊपर, मोर देन 5000 केल्विन, तो उस केस में प्यारे बच्चों जो स्पेसिफिक हीट हमारी निकल के आई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस केस में अगर मैं टेम्परेचर डाया एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल का स्टडी करूं, इस टेम्परेचर पर बिहेवियर, तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 7 आ रही थी। तो यहां पर जब हमने डाया एटॉमिक गैस के बिहेवियर को स्टडी किया और क्या निकाला, स्पेसिफिक हीट को निकाला, तो हमने क्या देखा, स्पेसिफिक हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब CP एंड CV चेंजेस विद टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चेंज हो रही है टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, ट्राई एटॉमिक। यहां से अब डाया हटा देता हूं और किसकी बात करता हूं मैं, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक जिसको हम पॉली एटॉमिक गैस भी बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों मेरे को समझाने के लिए, इसमें ट्राई एटॉमिक गैस या मैं ये जो पॉली एटॉमिक गैस बोल रहा हूं, इस 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, हमारे पास होती है नॉन लीनियर, ये मैं आपको स्टडी करवा चुका हूं, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक बोल दो, पॉली एटॉमिक गैस। और दूसरा होता है हमारे पास लीनियर, लीनियर पॉली एटॉमिक
यानी कि लीनियर में क्या होगा, मॉलिक्यूल लाइन में ऐसे। नॉन लीनियर के अंदर क्या होगा, ट्रायंगल बनती है, 3 मॉलिक्यूल हैं तो ऐसे ट्रायंगल। ये लीनियर नहीं है, ये वाली चीज इसमें, ये वाली चीज इसमें। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं अब। यानी कि अब हम बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं किसका, ट्राइएटॉमिक गैस का। ट्राइएटॉमिक गैस 2 टाइप की होती है, नॉन लीनियर एंड लीनियर। यानी कि मैं ट्राइएटॉमिक गैस को क्या नाम भी दे सकते हैं, पॉलीएटॉमिक गैस। तो मैंने पॉली लिख दिया है यहां पर। इस केस में नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है प्यारे बच्चों, यहां पर आती है मेरे पास 6। और यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है प्यारे बच्चों, 7। ठीक है, तो इस केस में मैं यहां पे सीधी क्या लिखूं, यहां पर यानी कि इस केस में निकालोगे ना, तो यहां पे देखिए इस केस की बात करूं तो यहां पे मैं ये वाली डिग्री इसकी बात कर रहा हूं पहले, 6। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ, यहां पे ये क्या लिखेंगे हम, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस इज कितनी आएगी, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 यहां पे 6 रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कितनी बन गई, दैट इज इक्वल टू 3kT। 2 से कट जाएगा। अगर मैं इफ वी टेक 1 मोल ऑफ ए, यहां से इसको हटा दो, किसकी बात करें, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस की, तो इतने मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने, कौन सी में, नॉन लीनियर। आप समझते रहेंगे, ये सारी कुछ समझ गए होंगे, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। तो यहां पे कितना आएगा बताइए मेरे को, ये जो 3/2 था इसकी जगह कितना आ जाएगा, 3kT, क्योंकि कट के इतना आ चुका था। ठीक है, तो ये यहां पे कितना बन गया, 3R बन गया। तो यहां पे V इसकी वैल्यू निकालें, ये सब कुछ मिटा देना है, यहां पर ये फैक्टर काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू निकाली, CV की निकाली, यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, 3R। कितनी वैल्यू आ गई है, 3R। ये इसकी वैल्यू निकाली तो यहां पे R प्लस कितनी हो गई, 3R। तो ये कितना बन गया मेरे पास, 4R। अब हमने दोनों की रेशियो निकाली, किसकी, इस केस में गामा की वैल्यू CP/CV। तो ये कितनी है हमारे पास, 4R/ ये कितनी है, 3R। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 4/3। और ये कितनी आ गई प्यारे बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 1.33। ठीक है, अब इसकी बात करें, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 7। तो यहां पर अब नॉन को हटा दें, लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस की यहां पे कितनी आ गई, 7। अगर मैं यहां से नॉन को हटा दूं तो अब किसकी बात कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ ए लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, इतने हो गए। यहां पे ये नहीं फैक्टर आएगा, इतनी होगी। अब एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ नॉन को हटा दें, यहां से कितनी आ गई, यहां पर 7। ये 3 की जगह कितना आ गया, 7/2। ठीक है, तो यहां पर ये U की वैल्यू कितनी बन गई, 7/2R। तो यहां पर ये कितनी आ जाएगी, 7/2। तो यहां पर ये कितनी आ गई, 7/2R। और ये कितनी आ गई, 7/2। और ये कितनी आ गई हमारे पास, 9/2R। ठीक है, तो हमने यहां पर गामा निकाला, कितना आया यहां पर
तो यहां पर हमारे पास गामा की वैल्यू निकल के आई 9/2 r अपॉन 7/2 r। तो ये कितना आ गया 9/7। ये कितना आ गया 1 पॉइंट, कितना आया यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो अब हम निकल के आया 1 पॉइंट ये कुछ, अब यहां से 1 2 बचा तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 बचा तो 7 8 56, 7 8 56 5, इतना बचा। ठीक है, तो यहां पर हमें लिख लें इस कंक्लूजन को। तो क्या देखें यहाँ पे ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर गामा की वैल्यू कितनी आई 1.33, और लीनियर के केस में लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के केस में गामा की वैल्यू कितनी आ रही है 1.85। अगर मैं अब इसको जर्नलाइज्ड कर दूं अब मैं यहां से किसको, पॉली एटॉमिक गैस को, फॉर पॉली एटॉमिक गैस इफ वी टेक, अगर मैंने जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉली एटॉमिक गैस के अंदर इफ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू n। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल ऑफ सच गैस कितनी आएगी, एनर्जी with each molecule of such gas कितनी आएगी बताओ, 1/2, एक के साथ 1/2 kT, और कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है n, तो इतनी, ये एक मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी है। अगर मैं 1 मोल के साथ कर निकालूं एनर्जी, समझ चुके होंगे आप सब कुछ, विथ 1 मोल ऑफ सच गैस कितनी आएगी प्यारे बच्चों, एक मोल के अंदर कितनी, कैपिटल N, तो इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें, N/T है तो एक मॉलिक्यूल के साथ, और N मॉलिक्यूल के साथ कितनी हो गई, N कैपिटल N K इंटू T, और ये क्या बन गया R बन गया। तो इसको हम क्या लिख दें, N/2 R इंटू T। तो यहां से क्या निकाल लें हम, स्पेसिफिक हीट निकाल लें, इसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जो क्या बनेगी du/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दें यानी कि, तो यानी कि d/dt यही तो एनर्जी है हमारे पास, N/2 RT, तो ये कितना आ गया N/2 इंटू R, ये अब तो Cp कितने निकल आएगा, Cp कम्स आउट टू बी Cv प्लस R, इसमें R जोड़ देंगे NR/2 प्लस R, तो ये कितना बन गया NR प्लस 2R/2, एलसीएम ले लिया। तो हमने गामा निकाला, गामा कम्स आउट टू बी दिस अपॉन दिस करेंगे NR प्लस 2R/2 डिवाइडेड बाई दिस NR/2, तो ये 2 से 2 कट गया, ये इसके नीचे आ जाएगा NR प्लस 2R डिवाइडेड बाई NR, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो गामा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, देखिए इससे मैं लिख दूं 1, इसके नीचे करेंगे तो R से R कट गया और 2/n, ये वैल्यू बनेगी ना। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे,
सबसे पहले देखिए गामा की वैल्यू को जब हमने मोनोएटॉमिक गैस में स्टडी किया तो 1.67 आया था, डायटोमिक गैस में स्टडी किया तो 1.4 आई थी, ट्राइएटोमिक गैस के केस में स्टडी करें तो नॉन लीनियर के केस में 1.3 एंड लीनियर के केस में 1.285। यानी कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, जैसे जैसे एटॉमिसिटी गैस की बढ़ रही है, गामा रेशियो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम एन की वैल्यू, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बढ़ेगी तो गामा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर बनेगा तो ये छोटा आएगा, और 1 प्लस छोटा जुड़ता जाएगा तो फैक्टर कंपैरिजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस की जैसे जैसे बढ़ेगी गामा फैक्टर वैसे वैसे डिक्रीज होगा। नंबर 2, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेंगी वैसे वैसे गामा फैक्टर डिक्रीज करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की। प्यारे बच्चों, आप मेरे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।